नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 13-14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों हमारी फर्स्ट न्यूज़ दी गई है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना प्रारंभ की है। दोस्तों यहाँ पे किसान सहाय योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो दोस्तों ये की है गुजरात सरकार ने। इसके बारे में याद रखना कि गुजरात सरकार ने प्रारंभ की है अभी हाल ही में किसान सहाय योजना। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत योजना में वर्तमान में खरीफ सीजन को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना को बनाया गया है दोस्तों, जिसमें सभी किसानों को कवर किया जाएगा और इसमें कोई भी प्रीमियम पंजीकरण के लिए नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि किसान सहाय योजना किस सरकार ने स्टार्ट की है, तो ये की है गुजरात सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और जो गुजरात के सीएम है वो विजय रूपाणी है और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलिए दोस्तों ये रही हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में वह कौन सी सरकार है, राज्य है जिसने अपने यहाँ पर इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया है अभी वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना। हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गांव के युवाओं का एक समूह बनाएगी जो कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो उनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में वो कौन सा शहर है जिसने अपने यहाँ के ट्रैफिक सिग्नलों में फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में किस शहर ने अपने यहाँ के ट्रैफिक सिग्नलों पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया है या फीमेल आइकन दिखाए हैं। तो दोस्तों ये दिखाया है मुंबई शहर ने। तो इसके बारे में याद रखना, यह भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने अपने यहाँ के ट्रैफिक सिग्नलों पर फीमेल आइकन को दिखाया है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे, मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई बन गया है जिसने अपने यहाँ के ट्रैफिक सिग्नलों पर वुमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि मुंबई में किया गया है ट्रैफिक सिग्नलों में वुमेन के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वह कौन सी बैंक है जिसने हाल ही में चेक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे नाम की सुविधा प्रारंभ की है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि वह कौन सी बैंक है जिसने अपने यहाँ पे हाल ही में चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नाम की सुविधा को प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया है आरबीआई बैंक ने। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी पॉजिटिव पे नाम की सुविधा किसने लॉन्च की है, तो ये की है आरबीआई ने। तो इसके बारे में याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेकों को पॉजिटिव पे सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यह सुविधा के जरिए धोखाधड़ी रोकने में मददगार होगी, जिसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेनदेन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेनदेन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से 20% और वैल्यू के हिसाब से 80% का भुगतान किया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और जो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। इनके बारे में याद रखना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो कोलकाता में हुई थी। और अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों सन 1935 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इनके बारे में याद रखना कि ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों ये थे सर सीडी देशमुख। तो इनके बारे में याद रखना, सीडी देशमुख। तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये रहा हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है।
माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। इससे यहाँ पर 16,000 फीट से अधिक राख का स्तंभ हवा में फैल गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। वो उत्तरी सोमात्रा में स्थित ज्वालामुखी है जो कि लगभग 400 वर्षों से निष्क्रिय था और 2010 में यह सक्रिय हो गया है दोस्तों, और अभी इसमें एक बार फिर विस्फोट हो गया है, तो इसके बारे में याद रखना। इसका नाम क्या है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना कि रिंग ऑफ फायर क्या है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर की जो पेटी है, इस पे ज्वालामुखियों, इसके तट पर ज्वालामुखियों का ऐसा समूह है दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पे पाए जाते हैं जो कि सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसलिए इस पेटी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना कि प्रशांत महासागर की पेटी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी और उच्च स्तरीय उपकरण प्रदान किए हैं? दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में भारत को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च स्तरीय उपकरण प्रदान किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं इजराइल ने। तो इसके बारे में याद रखना, हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी हाल ही में इजराइल ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इजराइल भारत के सहयोग के रूप में एम्स दिल्ली को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक एवं उच्च स्तरीय उपकरण प्रदान किए हैं इजराइल ने। तो इसके बारे में याद रखना। और सीपीडी नामक एक 12 घंटे कीटाणु शोधक उत्पादक जो कि संदूषण के नए मामलों को फैलने से रोकने के लिए है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी इजराइल ने कोविड-19 महामारी रोकने के लिए भारत के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी एवं उच्च स्तरीय उपकरण प्रदान किए हैं। वो कहाँ पे किए हैं दोस्तों? तो दिल्ली एम्स में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जो एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य को कहां पर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है नागपुर में। तो इसके बारे में याद रखना कि अतुल्य नाम की ऐप लॉन्च की है कहाँ पर? माइक्रोवेव डिवाइस लॉन्च की है कहाँ पर? तो इसे किया गया है नागपुर में नितिन गडकरी जी के द्वारा। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नितिन गडकरी द्वारा माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च की गई है। अतुल्य नाम की यह माइक्रोवेव डिवाइस महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस का विघटन करके किसी भी परिसर में कीटाणु मुक्त कर सकती है। तो इसके बारे में याद रखना कि इस डिवाइस को किसने अभी लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने। और कहाँ पे किया? तो नागपुर में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है? तो दोस्तों न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध को अभी हाल ही में लॉन्च किया है हिमाचल सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य सरकार ने मिल्क फीड द्वारा निर्मित इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में याद रखना, यह न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध है जिसे लॉन्च किया है किसने? तो हिमाचल सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना। और हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसका पेटेंट किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना, इसे किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल सरकार ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, बीके पॉल ने की कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में बीके पॉल ने कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये बीके पॉल जी ने की है। जो कि कौन है? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, यह नीति आयोग के सदस्य हैं बीके पॉल, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। और समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि बीके पॉल ने की है कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने सेप 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सेप 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमिताशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? सेप 2.0, जिसे किसने लॉन्च किया? तो अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
दोस्तों नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत है, इनके बारे में याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है और SBM अकादमी को मौजूदा सप्ताह भर व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी कौन सा अभियान चल रहा है? तो गंदगी मुक्त भारत, इसमें क्या किया गया है? तो जल शक्ति मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में जाने माने खेल पत्रकार GK मेनन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। ये कौन थे GK मेनन? तो खेल पत्रकार थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने प्री लॉन्च करियर को अलविदा कह दिया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कौन थे? तो GK मेनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, खेल पत्रकार थे। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है हमारी, PESP ने सोमा मंडल को चुना है सेल का नया अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखना कि सेल की नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। तो उनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे। सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि सेल के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो सोमा मंडल को चुना गया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सेल का मुख्यालय है कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 को हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में LIC ने लैप्स पॉलिसीज़ को दोबारा चालू करने के लिए शुरू किया है विशेष योजना। तो इसके बारे में याद रखना कि LIC ने लैप्स पॉलिसीज़ को चालू करने के लिए विशेष योजना प्रारंभ की है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने लैप्स रुकी हुई पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इस योजना का नाम क्या है? तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना किसने चालू की है? तो एक ही है LIC ने। तो इसके बारे में याद रखना। और यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना। इस योजना का नाम क्या है? तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक अभियान जो कि किसके द्वारा चलाया गया है? LIC के द्वारा, जो कि लैप्स पॉलिसीज़ जो बंद हो गई हैं उन्हें दोबारा से चालू करने के लिए किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो इसके बारे में याद रखना। और MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने इंडिया @75 समिट मिशन 2020 का आयोजन किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम MSME मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया @75 समिट मिशन 2020 का संबोधन किया है। यह सम्मेलन रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह सम्मेलन रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था, जो कि MSME मंत्रालय और उद्योग को आयात विकल्प, लागत प्रभावी एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, इसे किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो इंडिया @75 समिट मिशन 2022। तो इसके बारे में याद रखना, इसे भारतीय परिसंघ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।